भारतीय सिनेमा का दुनिया में मजबूत स्थान बनाने वाले एस राजामौली की फिल्म RRR के असली कहानी के बारे में बात करेंगे। एस राजामौली के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म बॉक्स ऑफिस सहित क्रिटिक्स और दर्शकों के दिल पर भी राज किया। ऐसे में लोग ये जानना चाहेंगे कि फिल्म की कहानी काल्पनिक है या फिर सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल है तो बता दें कि यह फिल्म 1920 के दशक की कहानी है। कथित तौर पर फिल्म में सीताराम राजू और कोमाराम भीम जैसे रियल लाइफ के दो भारतीय नायकों का भी जिक्र मिलता है, जिन्होंने निजाम और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था। वेलकम बैक टू रूबर वर्ल्ड। जैसे कि फिल्म का नाम है RRR यानी रौद्रम रणम रुधिरम। ये तेलुगु शब्द है, इनका मतलब होता है राइज, रोर, रिवोल्ट। हिंदी में समझे तो उठो, दहाड़ो और विद्रोह करो। यह फिल्म अंग्रेजों और निजामों के दमनकारी शासन के खिलाफ खड़े होने वाले भारत के दो क्रांतिकारी योद्धाओं के जीवन की संघर्ष को बताती है, अल्लूरी सीताराम राजू और कोमाराम भीम। फिल्म में अल्लूरी सीताराम राजू का किरदार निभा रहे हैं रामचरण तेजा और कोमाराम भीम का किरदार निभा रहे हैं जूनियर NTR। अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश के आदिवासी लीडर थे, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह खड़ा किया था, और कोमाराम भीम तेलंगाना के गोंड जनजाति के लीडर थे, जिन्होंने हैदराबाद के निजामों के खिलाफ विद्रोह किया था और मकसद था हैदराबाद के निजामों से आजादी। आज हम आपको इन दोनों ही महान शख्सियतों के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बात बताएंगे जिन्हें सुनकर आपके भी अपने भारतीय होने पर गर्व होगा। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि कहानी का असली मजा क्लाइमेक्स में होता है। अल्लूरी सीताराम राजू का जन्म विशाखापट्टनम के पौंट्रिक गांव में हुआ। इनका गांव एक ट्राइबल एरिया में आता था, जहां जिंदगी जीने का सिर्फ एक मकसद था, जल, जंगल और जमीन। सीताराम राजू के पिता की मृत्यु उनके बचपन में ही हो गई थी, इसलिए उनका बचपन उनके चाचा के साथ गुजरा। सीताराम राजू की छोटी उम्र से ही अध्यात्म में रुचि थी, इसलिए उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा के साथ साथ वैद और ज्योतिष का भी अध्ययन किया। इसी का परिणाम था कि उन्होंने मात्र 18 वर्ष की आयु में ही साधु का जीवन अपना लिया। राजू ने अपने जीवन में दूर तीर्थ यात्राएं पूरी की। अपनी पहली तीर्थ यात्रा के दौरान वह हिमालय की ओर गए। वहां उनकी मुलाकात महान क्रांतिकारी पृथ्वी सिंह आजाद से हुई। सन 1919 और 20 के दौरान साधु सन्यासियों के बड़े बड़े समूह लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जगाने के लिए पूरे देश में भ्रमण कर रहे थे। सीताराम राजू भी उन्हीं संगठनों में शामिल हो गए। फिर उन्होंने लोगों में राष्ट्रीयता का भावना जगाने के लिए मुंबई, वडोदरा, बनारस, ऋषिकेश, बद्रीनाथ, असम, बंगाल और नेपाल तक की यात्राएं की। इसी दौरान उन्होंने घुड़सवारी, तीरंदाजी और शस्त्र विद्याएं सीखी। वे माँ काली के बड़े उपासक थे। अपनी तीर्थ यात्रा पूरी होने के बाद सीताराम राजू वापस आंध्र प्रदेश आ गए और वहाँ एक आश्रम बनाकर ध्यान साधना में लग गए। उन्होंने सन्यासी जीवन जीने का पूरा निश्चय कर लिया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यह वो समय था जब सीताराम राजू गांधी जी के विचारों से काफी ज्यादा प्रेरित थे और पूरे भारत में असहयोग आंदोलन चल रहा था। आंध्र प्रदेश में भी यह आंदोलन अपने चरम पर था। इसी आंदोलन को गति देने के लिए सीताराम राजू पंचायतों की स्थापना कर लोगों को संगठित करने लगे और बढ़ चढ़कर आंदोलन में भाग लेने के लिए कहा। लेकिन कुछ समय बाद सीताराम राजू ने देखा कि गांधी जी के असहयोग आंदोलन का अंग्रेजों पर कोई असर नहीं हो रहा है। तब उन्होंने गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांतों को त्याग दिया और सैन्य संगठन की स्थापना की। और यह संगठन वो था जो पूर्ण स्वराज मांगता था, जो अंग्रेजों से किसी भी तरह की समझौता करने को राजी नहीं था। इनका सिर्फ एक ही नारा था, यह जल, जंगल और जमीन हमारी है, विदेशी लुटेरे यहाँ से चले जाएं। सीताराम राजू और उनके साथी गुरिल्ला वॉर में माहिर थे और मालाबार क्षेत्र की पहाड़ियाँ इसके लिए पूरी तरह अनुकूल थी, तो उन्होंने इसे ही अपना गढ़ बना लिया। और फिर वीर राजू और उनके साथी लगातार ब्रिटिश सरकार को चकमा देते रहे और उनकी नाक में दम कर दिया। वीर राजू और उनके साथी साधु के वेश में रहा करते थे और उनकी इस अवतार से ब्रिटिश सरकार थर थर कांपने लगी। वह ब्रिटिश सत्ता को खुलेआम चुनौतियां दिया करते थे। दोस्तों, अब बात करते हैं कोमाराम भीम की। भले ही आपने कोमाराम भीम का नाम पहली बार सुना हो, लेकिन आंध्र प्रदेश की गोंड ट्राइब के लिए भीम किसी भगवान से कम नहीं है। भीम जिस गोंड ट्राइब में जन्मे थे, उस टाइप के लोग बाहर की दुनिया से एकदम अलग रहते थे। इसी कारण कोमाराम भीम को प्रारंभिक शिक्षा नहीं मिल पाई, लेकिन इस सब के बावजूद
कोमाराम भीम को इंग्लिश, हिंदी, उर्दू पढ़ना लिखना दोनों आता था। जिस वक्त भीम बड़े हो रहे थे उस वक्त हैदराबाद में निजाम आसिफ जाही का राज था। वह बहुत ही क्रूर शासक था। चाहे बात आदिवासियों से कर वसूलने की हो या दूसरे धर्म के लोगों पर अत्याचार करने की, वह सारी हदें पार कर चुका था। बात अक्टूबर 1920 की है। हैदराबाद के निजाम आसिफ जाही ने फसल की कटाई होने के बाद अपने एक सीनियर ऑफिसर सिद्दीकी साहब को कर वसूलने के लिए भीम के गांव भेजा। वहां उसके द्वारा लोगों पर की जाने वाली ज्यादती देख क्रांतिकारी विचार रखने वाले कोमाराम भीम से रहा नहीं गया और उन्होंने निजाम के द्वारा भेजे गए उस सिद्दीकी साहब की हत्या कर दी। इससे पहले कोमाराम भीम का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। भीम को नहीं पता था कि अब आगे क्या करना है, इसलिए वो अरेस्ट होने से बचने के लिए जंगल की ओर चले गए। वहाँ भीम ने अल्लूरी सीताराम राजू द्वारा आदिवासियों के हक के लिए चलाए जाने वाले रामपा रेवेलियन मूवमेंट के बारे में सुना और वो उससे बहुत प्रेरित हुए। उन्हें अपने जीवन का लक्ष्य मिल गया। उन्होंने ठान लिया कि अब वह भी आदिवासियों के हक के लिए और आदिवासियों को निजाम के चंगुल से मुक्त कराने के लिए अपना सारा जीवन लगा देंगे। तभी उन्होंने सुना कि तेलंगाना के आसिफाबाद में निजामों ने आदिवासियों के नाक में दम कर रखा है। उन्होंने वहां जाकर आदिवासियों के हक के लिए लड़ना शुरू किया और निजामों से बातचीत के जरिए मामला सुलझा भी दिया। इससे भीम आसपास के गांव में रहने वाले आदिवासियों के लिए मसीहा बन गए। लेकिन अपनी इस जीत से भीम बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया था कि निजामों से बातचीत के जरिए आदिवासियों को हक दिलाना संभव नहीं है। निजाम हमेशा अपनी शर्तों पर ही आदिवासियों से बात करते थे। वो समझ गए कि इस तरह आदिवासियों को कभी भी पूर्ण स्वराज नहीं मिलेगा। इसलिए उन्होंने निजामों के खिलाफ क्रांति छेड़ने का फैसला ले लिया और बड़ी संख्या में आदिवासी युवा उनसे जुड़ने लगे। उन्होंने आदिवासी युवाओं को ट्रेनिंग दी और अपनी एक पूरी आर्मी बना ली। अपनी तैयारी पूरे होने के बाद उन्होंने भावेझारी और जोरघाट के निजामों पर आक्रमण कर ये ऐलान कर दिया कि गोंड ट्राइब आज से एक इंडिपेंडेंट किंगडम है। आज से इस पर निजामों का शासन खत्म होता है। ये खबर सुनकर निजाम गवर्नमेंट के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जो आदिवासी उनसे इतना डरते थे उनमें इतनी हिम्मत कहां से आ रही है। मामले की जांच करने पर उन्हें कोमाराम भीम के बारे में पता चला। उन्होंने मामले को सुलझाने के बहाने आसिफाबाद के एक कलेक्टर को कोमाराम भीम से बातचीत करने के लिए भेजा। वहां भीम को घूस लालच देकर मामला सुलझाने के लिए बहुत कोशिश की गई, लेकिन भीम अपनी बात पर पूरी तरह अड़े हुए थे। उनकी मांग थी पूर्ण स्वराज और नारा था जल, जंगल और जमीन। कोमाराम भीम की इस ठाठ को देखकर निजाम सरकार ने भीम को मारने का प्लान बनाया। 3 साल गुजर गए और इन 3 सालों में निजाम सरकार ने भीम को मारने की कई नाकाम कोशिश की। 1 सितंबर 1940 की सुबह जोरघाट गांव की एक महिला ने निजाम सरकार की पुलिस को हाथों में हथियार लिए पूरे गांव का घेरा बनाते हुए देखा। वह चिल्लाई और सभी समझ गए कि निजाम हुकूमत ने हमला कर दिया है और उनका टारगेट है कोमाराम भीम। इतने में भीम और उनके साथी भी अपने अपने हथियार लेकर लड़ने के लिए तैयार हो गए। भीम और उनके साथियों के पास कुल्हाड़ी और बम्बू से बने तलवारें थी और वहीं दूसरी तरफ निजाम सरकार की भेजी गई पुलिस के पास आधुनिक बंदूकें थी। लेकिन फिर भी भीम और उनके साथी एक कदम भी पीछे नहीं हटे और इस लड़ाई में भीम और उनके 21 साथी शहीद हो गए। निजाम सरकार को लगा था कि भीम और उनके साथी खुद को हारता हुआ देख सरेंडर कर देंगे, लेकिन सब कुछ उनके प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। उन्होंने भीम को शहीद तो कर दिया था, लेकिन अब इसके आगे क्या होगा यह सोचकर हैदराबाद का निजाम आसिफ जाही घबरा रहे थे। उन्हें 2 चिंता सता रही थी। पहली यह कि उसे पता था जब आदिवासी समुदाय अपने हीरो कोमाराम को इस हालत में देखेगा तो क्रांति की दूसरी लहर जरूर उठेगी, और दूसरी बात यह कि उसने सुना था गोंड आदिवासी कुछ ट्रेडिशनल तरीके जानते हैं जिससे वह मरे हुए इंसान को फिर से जिंदा कर सकते हैं। इन दोनों डर से निजाम ने भीम की बॉडी को गोलियों से छलनी करवा दिया और फिर बॉडी आदिवासियों के हाथ न लगे इसलिए खुद ही भीम की बॉडी को जलवा दिया। तब जाकर उसे विश्वास हुआ कि कोमाराम भीम अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, सीताराम राजू और कोमाराम भीम के संघर्ष और क्रांति की सफलता का एक कारण यह भी था कि आदिवासी अपने नेता को धोखा देना या उनके साथ विश्वासघात करना नहीं जानते थे। कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का मुखबिर बनकर अपने ही लोगों से गद्दारी नहीं करता था। गाइस, हमारे देश में नामालूम ऐसे कितने क्रांतिकारी योद्धा हुए हैं जिनके बारे में हमें पता तक नहीं। एस.एस. राजामौली ने ऐसी ही एक अनसुनी कहानी को सबके सामने लाए, ये तारीफ काबिल है।
आप एस.एस. राजामौली की इस कोशिश के बारे में क्या कहेंगे? क्या आपको इस तरह की मूवीज देखना पसंद है? क्या आप चाहते हैं कि योद्धाओं के इतिहास पर इस तरह की फिल्में बनती रहे? तो अपना थॉट्स हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको मिलता रहे अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे।